विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान और ममता सिंह का नमस्कार। ममता जी, पानी की बहुत कमी होती चली जा रही है दुनिया में, आपको कुछ पता है क्या? जी बिल्कुल पता है, पानी की कमी हो रही है और इस ओर हम सब सजग भी हैं, लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करते हैं। बारिश का 60% पानी सही भंडारण की कमी के कारण समुद्र में चला जाता है। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने आसपास जो काम करते हैं, गाड़ियां धोने, पौधों में पानी देने, फर्श छत धोने, ब्रश या शेव करते हुए नल खुला छोड़ देने से भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो नल खुला छोड़ने की बात आपने कही है, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नल ठीक नहीं होते, खराब होते हैं, तो बूंद बूंद दिन भर पानी टपकता रहता है। एक बात मुझे याद आ गई, एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार और कार्टूनिस्ट है आबिद सूरती। बिल्कुल, आबिद सूरती। उन्होंने ड्रॉप डेड फाउंडेशन की शुरुआत की है। मुंबई के पास मीरा रोड नाम का एक उपनगर है जहां पर आबिद सूरती घर घर में जाते हैं और देखते हैं कि किसी के घर की टूटी टपक तो नहीं रही है। फिर वो अपने औजारों से या सहायक साथ में ले जाते हैं जो तुरंत टूटी का वॉशर चेंज कर देता है और इस तरह से पानी की बचत करने का काम करते हैं आबिद सूरती साहब। इसके बावजूद यूनुस जी, जब वो कहीं अनजान जगहों पर जब कभी बेल बजाया और जब ये बात बताई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये नल सुधारने के लिए आए हुए हैं। तो लोग भरोसा नहीं करते, भाई आप खुद नहीं सुधारते तो जो लोग आए हैं आपकी मदद करने, उनका खुले दिल से स्वागत करिए। और एक बात ये बता दें कि एक बार शावर से नहाने पर 18 लीटर पानी बेकार हो जाता है, जाया हो जाता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नल खुला छोड़ा तो 18 से 37 लीटर पानी जाया होता है। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस, एक बहुत आम आदत है कि ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ दिया और बस आराम से ब्रश किए जा रहे हैं। ऐसे में 24 लीटर तक पानी एक व्यक्ति के ब्रश करने में वेस्ट होता है। और अगर घर, आंगन, चौका, ये जो गार्डन है और गाड़ी, ये सब साफ सफाई की तो 570 लीटर पानी हम बहा डालते हैं। इसी तरह से जो रसोई घर में पानी बहुत बर्बाद होता है, दाल धोने में, सब्जियां धोने में, चावल धोने में, तो जो ये सब्जियां धोने और चावल धोने का पानी होता है उसे भगोने में इकट्ठा करके पौधों में डाल दें तो उस पानी का बचत होता है। ममता जी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस आता है। इसी मौके पर हमने ये सारी बातें की कि दुनिया में पानी बचा रहे। और कितने ऐसे इलाके हैं रेगिस्तान के और भारत के अंदरूनी इलाकों की जहां महिलाएं कई मील दूर तक पानी के लिए जाती हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि अपने आसपास की उन चीजों पर ध्यान दीजिए जहां से वाटर वेस्टेज हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। इसीलिए हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म पहेली का कि जब बारिश होने लगती है, जब पहली बारिश लगती है तो लागा रे चल लागा, कैसे खुशी और मुस्कान दौड़ पड़ती है। मतलब ये कि गाना सुनते वक्त इस बात का एहसास रहे कि ये जो पानी के लिए गानों में खुशी है ये कायम रहे, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पानी की बचत करें। बिल्कुल, सुनते हैं। लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा, जमी की गोद भरी रे लागे हरी, कलसी भरी और ताल भरे और गोरिया के नैना, लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा। बात बात पर झूल झूल के फूल बजावे तालियां, बेर बेर माटी का ढेर बोले सबूर खोले सबेर की लालियां।
माटी के बदन से एक और पल जन्मा है, समय की घुर्नी से नया कल जन्मा है। पल जन्मा रे जल जन्मा, पल जन्मा रे जल जन्मा। देखभाल कर आजकल पर लागा रे लागा, लागा रे जल लागा, लागा रे जल लागा। ममता जी, पहेली फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना और अब मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। ओहो पहेली के नाम से तो घबराहट होती है, क्योंकि पहेली यानी सवाल, सवाल मतलब जवाब, तो परीक्षा के दिन याद आने लगते हैं कि अभी पता नहीं कौन सी परीक्षा होने वाली है। बहरहाल चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। पूछिए कौन सी पहेली आप पूछ रहे हैं। बहुत आसान सी पहेली है। आप ये बताइए कि शहनाई का दूसरा नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब ये तो बहुत आसान सी बात थी, आपने तुरंत ही बूझ लिया। एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की जो खासियत थी वो ये कि भारत में कोई राष्ट्रीय पर्व उनकी शहनाई के वादन के बिना नहीं होता, बल्कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार ये था कि लाल किले पर आजादी के जश्न के वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई बजे। तो उन्होंने अपने जॉइंट सेक्रेटरी बदरुद्दीन तैयब जी से ये कहा कि उस्ताद जी के यहाँ आने की व्यवस्था की जाए, और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के जश्न के समय उन्होंने शहनाई बजाई। फिर जब भारत की आजादी को 50 बरस हो गए तब भी लाल किले से शहनाई उनकी बजी, और बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई यानी बस एक दिव्य स्वर है। और आज भी जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को जब मनाते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जरूर पेश करते हैं विविध भारती के स्टूडियो से। बहरहाल यूनुस जी, हम आपको एक किस्सा बताते हैं। जरूर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बार शिकागो गए संगीत सिखाने के लिए। उनसे संगीत सिखाने के लिए लोगों ने आग्रह किया कि आप यहाँ पर संगीत सिखाएं, और इसके जवाब में उन्होंने कुछ नानुकुर की। तो वहाँ के लोगों ने कहा, आप घबराइए मत उस्ताद साहब, हम आपको बाकायदा यहाँ भी बनारस जैसा माहौल देंगे और परिवार के सदस्यों को भी आप मिस नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मियाँ वो मेरी गंगा कहाँ से लाओगे? क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी को बनारस की गलियों से और गंगा के तट से बहुत ज्यादा प्यार था, और उन्होंने जो शहनाई है उसको बनारस की गलियों से निकालकर विश्व पटल तक पहुंचाया था। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के टुकड़े हैं। हम एक गीत सुनवा रही हैं जो शहनाई को समर्पित है। फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई। बादल घिर घिर आए, पापी पपीहारा गाए, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। घड़ियों में अखियां लड़ी हैं, बारों
महीने सावन की झड़ी है। एक पल मुखड़ा देखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सुना सुना मेरा है जहान रे। तेरी शहनाई बोले, सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। 21 मार्च को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की याद का दिन होता है और इसलिए हमने विविधा कार्यक्रम में उन्हें याद किया और अपने संग्रहालय से निकालकर पेश किया एक शहनाई गीत। यूनुस जी, विविधा कार्यक्रम जैसा कि नाम ही है विविधा, मतलब विविध रंगी कार्यक्रम। इसमें बहुत सारी सामग्री हम विविध भारती के संग्रहालय से खोजबीन कर ले आते हैं श्रोताओं के लिए, खास तौर पर तोहफे के रूप में। तो आज हम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, प्रसारित कर रहे हैं आज के विविधा कार्यक्रम में। तो चलिए सुनते हैं मार्च के महीने की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। चूंकि इस महीने विश्व महिला दिवस बीता है, इसलिए चित्र भारती का ये अंक हिंदी सिनेमा में महिलाओं की भूमिका के अलग अलग आयामों पर केंद्रित है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी सिनेमा की नई तस्वीर रचती युवा महिला फिल्मकार। सारी बड़ी बड़ी बातें वुमेन एम्पावरमेंट की, मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, युवा सिनेमेटोग्राफर सविता सिंह से बातचीत। माय फादर इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन। उन्होंने ही मुझे पहली बार मास कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में बताया था। लघु रूपक हिंदी सिनेमा और महिला गीतकार। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। और लघु रूपक रजत पट पर नए जमाने की महिलाओं की कहानियां। उसने मुझे मारा, पहली बार, नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है। सबसे पहले संपादकीय हिंदी सिनेमा की नई तस्वीर रचती युवा महिला फिल्मकार। जब हिंदी सिनेमा का सफर शुरू हुआ था, तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। और हुआ ये था कि सन 1913 में आई दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र में तारामती का किरदार सालुंके नामक एक पुरुष अभिनेता को निभाना पड़ा था। धीरे धीरे हालात बदले और महिलाएं सिनेमा से जुड़ती चली गईं। भारत की पहली महिला निर्देशिका बनी फातिमा बेगम। फातिमा बेगम ने सन 1922 में अर्देशिर ईरानी की फिल्म वीर अभिमन्यु में अभिनय किया था। 1926 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई फातिमा फिल्म्स, जो बाद में फातिमा विक्टोरिया फिल्म्स में बदल गई। इसी बरस उनकी निर्देशित फिल्म आई बुलबुले परिस्तान। ये तो हुई इतिहास की बात, पर संपादकीय में आज हम बातें करने वाले हैं उन महिला फिल्मकारों की जिन्होंने आज के हिंदी सिनेमा की एक नई तस्वीर गढ़ी है। दरअसल 21वीं सदी में बहुत बड़ी तादाद में युवा महिला फिल्मकार आई हैं जिन्होंने अपनी तरह का सिनेमा रचा है। वो सिनेमा जिसमें सरोकार हैं, नए तरह की कहानियां हैं और बिल्कुल अलग तरह की संवेदना भी है। पर इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया वरिष्ठ पीढ़ी की महिला फिल्मकारों ने। सई परांजपे, अपर्णा सेन, मीरा नायर, कल्पना लाजमी, दीपा मेहता जैसी फिल्मकारों ने ये मिथक तोड़ा कि महिला निर्देशक थोड़े समय की चमक बिखेर कर गुम हो जाती हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि महिलाएं लगातार सिनेमा बना सकती हैं और विश्व पटल पर अपना नाम बुलंद कर सकती हैं। अभी हमने जिन निर्देशिकाओं का नाम लिया है, उन सभी की फिल्मों ने विश्व के प्रमुख फिल्म समारोहों में नाम कमाया और पुरस्कार हासिल किए और इसकी खबरें भारत के कोने कोने तक पहुंची।
मुमकिन है कि इस तरह की उपलब्धियों की खबर जब आ रही थी, तब आज के जमाने की महिला फिल्मकारों के बचपन का दौर था और कहीं ना कहीं इन खबरों और कामयाबियों ने उन्हें प्रेरित किया, उनके मन में ये बात पक्की की कि महिलाएं कामयाब फिल्मकार बन सकती हैं। तभी तो आज भारत में महिला फिल्मकारों की एक पूरी पौध सक्रिय है और ये टोली भारतीय सिनेमा को बदल रही है। कुछ युवा फिल्मकारों की जबरदस्त फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं। मेघना गुलजार की दीपिका पादुकोण के अभिनय वाली फिल्म छपाक और अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा। छपाक एसिड अटैक से पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन से प्रेरित फिल्म थी। मालती की पीआईएल की वजह से काफी चर्चित हुआ है ना एसिड का मुद्दा। कहाँ है मालती? जबकि पंगा एक कबड्डी चैंपियन लड़की के शादी करके मां बनने के बाद दोबारा जिंदगी की शुरुआत करने की जद्दोजहद की कहानी थी। अश्विनी अय्यर तिवारी इससे पहले बरेली की बर्फी और नील बटे सन्नाटा जैसी फिल्में बना चुकी हैं। उनकी खासियत यह है कि उनके महिला किरदार सशक्त होते हैं, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। छपाक बनाने वाली मेघना गुलजार भी युवा फिल्मकार के तौर पर अपनी मजबूत छवि बना चुकी हैं। छपाक से पहले वो राजी बना चुकी हैं। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। राजी से पहले उन्होंने तलवार और फिलहाल जैसी फिल्में बनाई। हमने अभी तक जिन निर्देशिकाओं के नाम लिए वो कोई लटके झटके वाली कमर्शियल फिल्में नहीं बनाती, वो जीवन की कहानियां कहती हैं। युवा फिल्मकारों में एक बड़ा नाम है जोया अख्तर। उनकी बनाई फिल्म गली बॉय ने बहुत तहलका मचाया। उठ जा अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा। जोया कमर्शियल सिनेमा के दायरे में अपनी कहानियां रचती हैं। इससे पहले वो दिल धड़कने दो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और लक बाय चांस जैसी फिल्में बना चुकी हैं। वो आधुनिक युवा जीवन को अपने सिनेमा में दर्शाती हैं। Girls like to swing. जरा आगे निकल के नए रंगों में ढल के। इन दिनों भारत में युवा महिला फिल्मकारों की एक बड़ी पौध सक्रिय है। रीमा कागती दूसरे निर्देशकों के लिए फिल्में लिखती भी हैं और खुद भी निर्देशित करती हैं। 2018 में उन्होंने गोल्ड बनाई, 2012 में तलाश और उससे पहले हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो रीमा कागती ने ही लिखी थी। भारत की नई पीढ़ी की निर्देशिकाओं में एक नाम है गौरी शिंदे। गौरी ने इंग्लिश विंग्लिश और डियर जिंदगी जैसी फिल्में बनाई हैं। इसी तरह से अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने अ डेथ इन द गंज बनाकर काफी नाम कमाया था। वे आगे भी फिल्में बना रही हैं। उनकी मां अपर्णा सेन भारत की एक जानी मानी फिल्मकार हैं। परोमा और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्में बना चुकी हैं। कोंकणा की तरह अभिनेत्री नंदिता दास भी फिल्मकार बन चुकी हैं। नंदिता दास ने फिराक और मंटो जैसी नामी फिल्में बनाई हैं। युवा फिल्म निर्देशिका अलंकृता श्रीवास्तव लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसी फिल्म बनाकर नाम कमा चुकी हैं। युवा निर्देशिका राखी शांडिल्य ने रिबन जैसी विचारोत्तेजक फिल्म बनाई थी। इनके अलावा तनुजा चंद्रा भी भारत की एक जानी मानी युवा फिल्म निर्देशिका हैं। उन्होंने करीब करीब सिंगल, सुर, दुश्मन और संघर्ष जैसी फिल्में बनाई हैं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं। इसी तरह से युवा निर्देशिका सोनाली बोस भी विचारोत्तेजक सिनेमा बनाती हैं। द स्काई इज पिंक और मार्गेरिटा विद अ स्ट्रॉ और चिटगोंग जैसी फिल्में वे बना चुकी हैं। युवा फिल्मकार रीमा दास असम से आती हैं। उनकी बनाई फिल्मों बुलबुल कैंसिंग और विलेज रॉक स्टार ने अलग अलग फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते हैं। साफ है कि ये सभी युवा फिल्मकार हमारे सिनेमा को बदल रही हैं। इनकी सक्रियता और इनकी उपलब्धियों से आने वाली पीढ़ी के लिए एक पक्का रास्ता तैयार हो रहा है। ये महिलाओं की एक आजाद उड़ान है और इस उड़ान को
हमारा सलाम। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये गाँव है। बादल पे पाँव है। ये था संपादकीय हिंदी सिनेमा की नई तस्वीर रचती युवा महिला फिल्मकार। और अब रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात युवा सिनेमेटोग्राफर सविता सिंह के साथ। मैं कहूँगी मेरा सफर बहुत अच्छा रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम डूइंग दिस। मैं एक बहुत नॉर्मल बैंकर फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे। शुरू से मुझे फिल्मों का रुझान था। मैं दूरदर्शन था हमारे टाइम में, तो मैं बहुत जितनी भी फेस्टिवल फिल्म्स दूरदर्शन पे दिखाई जाती थी, रीजनल सिनेमा, जो न्यू वेव सिनेमा था कंट्री का, और ईफी के दौरान विदेशी फिल्में भी आती थी अच्छे स्तर की, तो वो सब मैं शुरू से देखती थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, बट मैंने कभी एकदम शुरुआत में सिनेमेटोग्राफी का मुझे ज्यादा पता नहीं था। एंड अच्छी चीज ये हुई दैट आई वेंट टू द राइट फिल्म स्कूल टू स्टडी। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई की, जहाँ पर आपके बेसिक्स इतने अच्छे कर दिए जाते हैं कि यू सो कॉन्फिडेंट दैट यू कैन वर्क। घर वालों का किस तरह का सपोर्ट रहा था जब आपने सिनेमेटोग्राफी को अपनाया? माय फादर इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन। उन्होंने ही मुझे पहली बार मास कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में बताया था। जब मैंने उन्हें कहा सिनेमेटोग्राफी, तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि बेटा एडिटिंग कर लो, आसान है थोड़ा। एंड मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो मुझे सिनेमेटोग्राफी में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि थियोरी ऑफ लाइट, वेव, ऑप्टिक्स, टेक्निक का बहुत काम होता है। जब मैंने सिलेबस अपने फादर के साथ शेयर किया, तो इवन ही फेल्ट कि बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड प्लेस फॉर यू, टोल्ड मी दैट इफ यू आर डूइंग इट देन गो एंड बी द बेस्ट एट इट। मैंने 2003 में एडमिशन लिया था। चैलेंजेस मैं यही कहूंगी कि ये धारणा तो है कि लड़कियां नहीं है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इट वाज इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजिंग बिकॉज एवरीबडी वुड फील कि इन पे होगा नहीं होगा, but I always took it in a very positive fashion that it's nobody's fault. Till the time आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि everybody would believe? अच्छा, ये बताइए कि जिस बैच का आप हिस्सा थी उसमें कितनी लड़कियां थी? मेरे अलावा एक और लड़की थी जो कैमरा में थी। So I always felt that my batchmates, my classmates were very supportive, seniors were very supportive. Of course, वो वक्त लगता है कि एक आदमी को अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर आदमी अपने आप को प्रूव कर रहा है। If you're a male student or a female student, you have to eventually आपके काम से लोगों को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। वो इम्तिहान तो हर एक को देना ही होता है। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा चैलेंज बड़ा था। कुछ लोगों का बड़ा विक्टिमाइज ओपिनियन होता है कि बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा ये हुआ। आई डोंट थिंक सो। आप कोई भी काम करने जाएंगे, किसी भी किस्म का काम, मिठाई की दुकान भी चलाना चाहते हैं, दिक्कत आपको वहाँ पे भी आएगी। पूना के बाद जब मुंबई आई और आपने बाकायदा काम तलाशना या काम करना शुरू किया, तो वो शुरुआती सफर किस तरह का था? आई वुड से आई वाज वेरी लकी। मेरी जो इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट डिप्लोमा फिल्म होती है, मुझे उसके लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मिला। शायद आई वाज द फर्स्ट वुमन टू गेट बेस्ट कैमरा। फिर कोडैक अवार्ड, मेरा बुडापेस्ट मास्टर क्लास में सिलेक्शन हुआ। बॉम्बे आने के शायद 4 या 5 महीने बाद मैं अपनी पहली फिल्म शूट कर रही थी फॉर राम गोपाल वर्मा कॉल्ड फूक। आई लर्न अ लॉट। काम की काफी तारीफ हुई। सिनेमेटोग्राफी की दुनिया में अभी भी ज्यादा पुरुष काम कर रहे हैं बजाय महिलाओं के। ऑफ कोर्स नंबर्स के हिसाब से विमेन रिप्रेजेंटेशन इन सिनेमेटोग्राफी बहुत कम है। जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ, मैं रोज नई लोगों को मिलती हूँ, देयर आर मोर विमेन हु आर कमिंग, दे कम, दे मीट मी, दे टॉक टू मी। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू गेट देयर। तो उस किस्म से बढ़ रहा है अभी नंबर। अब हवाई ज़ादा के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि ये जाहिर है बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा कि जब आपके हस्बैंड डायरेक्टर हैं और आप सिनेमेटोग्राफर हैं, तो एक अलग तरह की केमिस्ट्री रही होगी और चैलेंज रहा होगा। मैं काफी पहले से स्क्रिप्ट जानती थी, तो मेरा लगाव स्क्रिप्ट के साथ अलग किस्म का था। एंड ये फिल्म वैसे भी काफी चैलेंजिंग थी बिकॉज हम लोग एक पीरियड फिल्म बना रहे थे 1890 बम्बई की। We were not trying to project any reality of Bombay of that time. We were trying to create a fantastical fairy tale-ish world of 1890s Bombay. उस वर्ल्ड का अपना एक कलर पैलेट और अपना एक चीजें कहने का तरीका बनाना। लोगों ने काफी लेंसेज के साथ खेला, लाइक
का हमेशा यही कोशिश थी कि बहुत टेलीफोटो, बहुत सॉफ्टर विजुअल ट्रीटमेंट करें, बहुत पेंटिंग लाइक, बहुत क्लासिकल हो। और पीरियड फिल्म है, लेकिन उस किस्म की पीरियड फिल्म नहीं है जहाँ पे लोग बहुत स्टिफ तरीके से बात करते हैं। इट वाज अ पीरियड फिल्म अनलाइक अ पीरियड फिल्म दैट वी हैव सीन इन दिस कंट्री। अब पेश है लघु रूपक, हिंदी सिनेमा और महिला गीतकार। जैसा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया, भारतीय सिनेमा के आरंभिक दौर में महिलाएं सिनेमा के माध्यम से जुड़ना ठीक नहीं समझती थीं, पर धीरे धीरे ये परिदृश्य बदला। 21वीं सदी में जब हर क्षेत्र में हम महिलाओं के कामयाबियों के कारनामों की खबरें सुन रहे हैं, जब तकरीबन ये मान लिया गया है कि फिल्म निर्माण के हर पहलू में महिलाओं का योगदान रहने लगा है, तो हैरत की बात यह है कि अभी भी महिला गीतकारों और महिला संगीतकारों की तादाद बहुत कम है। हिंदी सिनेमा में जिन महिला गीतकारों ने लगातार काम करके अपनी पहचान कायम की, उनमें प्रमुख नाम है हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री माया गोविंद का। माया गोविंद ने डॉक्टर भूपेन हजारिका के संगीत निर्देशन में फिल्म आरोप के गाने लिखकर धमाकेदार शुरुआत की थी। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जैसे सुबह शाम। इसके बाद उनका लंबा करियर रहा। उनके गाने आज भी रेडियो पर बजते हैं और लोगों को लुभाते हैं। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरे मन में। माया गोविंद के बाद रानी मलिक ने 90 के दशक में कई फिल्मों में गाने लिखे। फिल्म आशिकी का ये गाना तो जैसे उनकी पहचान बन चुका है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे। रानी मलिक के 90 के दशक के गाने बेहद लोकप्रिय रहे हैं। छुपाना भी नहीं आता, पर धीरे धीरे रानी मलिक भी नेपथ्य में चली गईं। एक बार फिर फिल्म संसार में महिला गीतकारों की लंबी अनुपस्थिति रही। आगे की बातचीत करने से पहले एक रोचक तथ्य, महिला गीतकारों के मामले में यह भी हुआ कि हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्रियों की रचनाएं फिल्मों में आईं, जैसे महादेवी वर्मा की ये रचना छाया गांगुली की आवाज। इसी तरह अमृता प्रीतम का ये गीत फिल्म कादम्बरी में आया था। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। लेकिन नए जमाने में कुछ महिला गीतकारों ने लगातार गाने लिखकर और लोकप्रिय होकर इस सूने मैदान को फिर से चहल पहल से भर दिया है। आज जो महिला गीतकार काफी सक्रिय और कामयाब हैं, उनमें पहला नाम है अन्विता दत्त गुप्तन का। विज्ञापनों की दुनिया से आई अन्विता फिल्मों की पटकथाएं भी लिखती हैं, पर बतौर गीतकार उनकी पारी लंबी रही है। बीते बरस आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के गाने उन्होंने ही लिखे थे। ये गाना सुनिए। कुछ नहीं हाल फकीरा, कुछ नहीं हाल फकीरा, फिल्म क्वीन का गीत। जुगनी है, उड़ी है, नाहे नाहे पर लिए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा। फिल्म एक था टाइगर का गाना। अन्विता के बाद जिस गीतकार ने बहुत नाम कमाया है वो हैं कौसर मुनीर। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।
कौसर के गानों ने बीते कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। कौसर मुनीर बीते करीब 12 सालों से फिल्मी गीतकारी में सक्रिय हैं। माना कि हम यार नहीं, लो तय है। आज हिंदी सिनेमा में कई महिला गीतकार सक्रिय हैं। इनमें से एक हैं प्रिया सरैया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। बदलापुर, फ्लाइंग जट, सिमरन, भूमि और ABCD जैसी फिल्मों के गाने प्रिया सरैया ने लिखे हैं। इस तरह चाहूं तुझे, चाहूं भी तो तुझसे मैं एक पल को भी दूर न रह सकूं। महिला गीतकारों में एक और नाम है गरिमा वहल का। सिद्धार्थ गरिमा की जोड़ी ने नए जमाने के कुछ लोकप्रिय गीत रचे हैं। हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली। उनके गाने अमूमन संजय लीला भंसाली की फिल्मों में आए हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी। महिला गीतकारों ने एक तरह से नई जमीन तोड़ी है। गीतकारी पुरुष केंद्रित क्षेत्र रहा है, पर अब यहाँ महिलाएं अपने शब्दों के और जज्बात के फूल खिला रही हैं और ये अच्छा संकेत है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। चित्र भारती में अब लघु रूपक, नए जमाने की महिलाओं की कहानियां। मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं। एक जमाना था जब सिनेमा में एक हीरो होता था और एक हीरोइन। कहानी हीरो के इर्द गिर्द घूमती थी और हीरोइन की भूमिका सजावटी हुआ करती थी। वो हीरो का सहयोग करती थी या पेड़ों के इर्द गिर्द उसके साथ गाना गाती। पर अब हिंदी सिनेमा बदल चुका है। कभी ये माना जाता था कि महिला केंद्रित विषयों पर बनी फिल्में चलती नहीं हैं। उन्हें बॉक्स ऑफिस पर वो कामयाबी नहीं मिलती जो मसाला फिल्मों को मिलती है। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद भारतीय सिनेमा बदला है। उसे नए विषयों की तलाश रहती है। दर्शकों की रुचियां भी बदली हैं। इस बीच अभिनेत्रियों, निर्देशकों और लेखकों की ऐसी पौध आ गई है जिन्होंने वुमन ओरिएंटेड कहानियां तैयार की। ये कहानियां आज के जमाने की महिलाओं और उनके संघर्ष की हैं। इस तरह की फिल्मों ने हाल के वर्षों में बड़ा बदलाव किया है। अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ घरेलू हिंसा और पुरुषवादी समाज की एक दास्तान है। इस तरह से ये साबित हो गया है कि बिना मसाले और लटके झटके के भी फिल्मों को कामयाबी हासिल हो सकती है, खासतौर पर जब कहानी महिला केंद्रित हो। उसने मुझे मारा, पहली बार, नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है और मेरी पेटिशन भी इतनी सी। ऐसा अब भारतीय सिनेमा में लगातार हो रहा है। इससे पहले आई थी अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा, जिसमें एक कबड्डी चैंपियन शादी और बच्चों के बाद दोबारा शुरुआत करके खुद को साबित करती है। इस फिल्म ने भी अच्छी कमाई की और लोगों की तारीफ बटोरी। इससे पहले दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आई, जो एसिड अटैक पर केंद्रित फिल्म थी। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। कितना अच्छा होता अगर एसिड बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। ये तीनों मिसालें दिखाती हैं कि अब हिंदी सिनेमा केवल हीरो ओरिएंटेड नहीं रह गया है। मसाला फिल्मों से परे जाकर महिलाओं की एक सशक्त छवि गढ़ना और ऐसी अर्थपूर्ण कहानियां कहना आसान नहीं रहा होगा।
पर बिजनेस की कसौटी पर जब ये कहानियां कामयाब हुईं तो एक नई धारा शुरू हो गई। पिछले कई सालों से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। रानी मुखर्जी के अभिनय वाली फिल्म मर्दानी 2 जो 2014 में आई, फिल्म मर्दानी का सीक्वल थी। जाहिर है सीक्वल तभी बनता है जब संभावनाएं नजर आती हैं। इस भयानक वारदात से सिर्फ कोटा शहर ही नहीं पूरा देश हिल गया है। ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सीमेन सैंपल्स एक है या कहीं और? सिर्फ एक। शी इज बीन टॉर्चर्ड, रेप्ड एंड मर्डर्ड। इसी तरह तुषार हीरानंदानी की फिल्म सांड की आंख बुजुर्ग निशानेबाजों चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के जीवन पर आधारित थी। मुख्य कलाकार थे तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर। नौकरी मिल जाएगी छोरी को, निशाना सही लगावेगी तो जरूर मिलेगी। कल तय मैं और शेफाली दोनों आएंगे बुल को मारने। जगन शक्ति की फिल्म मिशन मंगल भी मूलतः महिलाओं की कामयाबी की कहानी थी। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह महिला वैज्ञानिकों का कमाल था भारत का मंगल मिशन। 2018 में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रानी मुखर्जी को लेकर हिचकी फिल्म बनाई थी जो टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक टीचर के संघर्ष की कहानी थी। खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर। इसी तरह मेघना गुलजार की फिल्म राजी भी एक लड़की सहमत की कहानी है जो पड़ोसी देश में जाकर भारत के लिए जासूसी करती है। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री आलिया भट्ट पर केंद्रित थी। इसके बावजूद दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। बीते कुछ वर्षों में ऐसी कई अभिनेत्रियां आई हैं जिन्होंने महिला केंद्रित फिल्मों पर जोर दिया है। दीपिका पादुकोण छपाक, पद्मावत और पीकू जैसी फिल्में कर चुकी हैं। तापसी पन्नू थप्पड़, सांड की आंख, बदला और मिशन मंगल जैसी फिल्मों के जरिए साबित कर चुकी हैं कि उनकी मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती हैं। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा, टूटी सबसे यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, गई सांसों को दुखा के कहां पे ये हवा। अभिनेत्रियों की ये जो नई पौधाई है इसने हिंदी सिनेमा को बदल दिया है। आने वाले सालों में हमें कई ऐसी महिलावादी फिल्में देखने को मिल सकती हैं। ये एक अच्छा चलन है क्योंकि इस तरह मुंबई का हिंदी सिनेमा अपने मसाला फिल्मों के व्याकरण से बाहर निकला है। दर्शकों को भी नई कहानियां देखने को मिल रही हैं और जिस तरह समाज में महिलाएं चारों तरफ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, उसी तरह सिनेमा की दुनिया इससे अछूती नहीं है। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मार्च महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का ये अंक विविध भारती मुंबई के स्टूडियो में तैयार किया गया। ये था मार्च महीने का राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अंक जिसे हमने विविधा में खास तौर पर आपके लिए पेश किया। और यूनुस जी, सुरीली सी मीठी सी आवाज है, चाशनी जैसी, शीरी सी। अब अगर शब्दों में हम बयां करने लगेंगे तो उपमान कम पड़ जाएंगे। और ये बता दें श्रोताओं को कि 6 बरस की छोटी सी अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता से पहली बार गाया था। जी बिल्कुल। और उसके बाद मुंबई के फिल्म उद्योग में जो उनका सफर है वो फिल्म पायल की झनकार के जरिए शुरू हुआ और उसके बाद जो नाम उन्हें मिला वो मिला एक ऐसे गाने के लिए जिसका मेल वर्जन
अमिताभ बच्चन ने गाया था और फीमेल वर्जन गाया था। अलका याग्निक ने, फिल्म थी 1981 में आई लावारिस। एक अंश सुन लिया जाए। जी बिल्कुल। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अलका याग्निक की जो कामयाबी और लोकप्रियता का चढ़ाव था वो फिल्म तेजाब के इस गाने के जरिए शुरू हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन दिन इंतजार आजा पिया आई बहार। और ये भी बताना जरूरी है कि अलका याग्निक को सन 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिल्म थी हम है राही प्यार के। और इसके अलावा फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था सन 1998 में। अलका याग्निक के लिए अवार्ड्स की कोई कमी नहीं रही। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और उसके अलावा देश विदेश के बहुत सारे पुरस्कार। बहुत बरस पहले अलका याग्निक के घर जाकर हमने उनसे बातचीत की थी और इस बातचीत का एक छोटा सा अंश यहाँ पेश कर रहे हैं, उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हुए। सुनने वाले को मेरा नमस्कार। रेडियो से मेरा नाता बचपन से रहा है, 5 साल की उम्र से जी। और लिंक तो बना ही रहता है, चाहे हम रेडियो पर इंटरव्यू दें या बात करें, क्योंकि गाने हमारे रेडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। काफी लंबा सफर तय हुआ है, पर मुझे तो आज भी जब भी कोई गाना गाती हूँ, जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे हर गाना लगता है मेरा पहला गाना है। और उसी तरह का पैशन मेरा जो है म्यूजिक में अभी भी है, तो आशा करती हूँ ये रहे हमेशा। अच्छा, ये बताएं कि क्या राज है आपकी आवाज की मिठास का? ये बात मैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से पूछ रहा हूँ, सब जानना चाहते हैं। इसका राज तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है, भगवान की देन है। आवाज जो होती है वो तो भगवान की देन होती है। बाकी आप कैसे सीखते हैं, कितना रियाज करते हैं, क्या क्लासिकल सीखते हैं, आप उसको पॉलिश करना, अपनी गायकी को पॉलिश करना, वो अपने हाथ में है। और मैंने संगीत की तालीम मेनली अपनी मम्मी से ली है, क्योंकि वो खुद एक शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं जी। लेकिन आवाज की जो क्वालिटी है, जो टोन है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। किस तरह की मेहनत छिपी हुई है आपके इस सफर में? कितना संघर्ष आपने किया है मेंटली इस पूरे मेरा दौर में? संघर्ष मैं कहूँगी इस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा है। जैसे कि बहुत से कलाकार कहते हैं कि वो आए जब बॉम्बे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए मतलब कोई रोटी कपड़ा और मकान जो यहाँ की जो सबसे बर्निंग इशू है, कहानियां होती हैं संघर्ष। हाँ, वो उस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा मेरी तरफ, मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत वेल टू डू थे। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मतलब कलकत्ता से मुझे बॉम्बे लाना और मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे पूरी तरह से गाइड करना, सहारा देना हर तरह से। तो इस तरह की कोई संघर्ष नहीं रहा। मेरा संघर्ष जो रहा है वो अपनी सिंगिंग के साथ ही, जो मैं कह सकती हूँ क्रिएटिविटी का संघर्ष है। क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया मैं फिल्मों में, तब मेरी एक तो बहुत कच्ची उम्र थी, आवाज़ भी कच्ची थी, और मैं यूँ कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी तब बहुत तैयारी नहीं थी मेरे गले में। तो मुझे वो उसको और लोगों ने ये कहना शुरू किया, शुरू में जब लावारिस का गाना पॉपुलर हुआ था मेरे अंगने में, बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ शी इज़ अ फ्लूक, और ऐसे ही लकी है गाना चल गया उसका, बट कोई खास गायिका मतलब गायकी नहीं है उनकी। तो उस चीज़ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेहनत करके ये साबित करने के लिए कि आई एम नॉट अ फ्लूक, कि मैं वो 1 सॉन्ग वंडर नहीं हूँ, या मैं आई गई एक कोई हवा का झोंका नहीं हूँ। मैं आई हूँ यहाँ रहने के लिए, और बस इस मामले में मुझे संघर्ष करना पड़ा। अलका जी, जिस दौर में आप आई हैं, मतलब लेट 70s 80s की स्टार्ट में समझ लीजिए लगभग 80 को मैं अगर जब 25 साल बोलते तो मैं 80 पकड़ के, क्योंकि एक प्रॉपर जो एक सिंगिंग शुरू की मैंने फिल्मों में, उसके पहले तो नहीं थी, 80 से ही कह सकते हैं। उस दौर में बहुत दिग्गज नाम इंडस्ट्री में थे म्यूजिक की दुनिया में, और बहुत मुश्किल था इस तरह से, एक तरह से ये था कि इस दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल था।
बहुत ही मुश्किल था, बल्कि आजकल तो जो जितना लोगों ने इस फील्ड को खोल दिया है वो तो इट्स चाइल्ड्स प्ले कंपेयर्ड टू व्हाट जिस वक्त मैं आई थी, क्योंकि हमारे जो महारथी सिंगर्स जो हैं, लता जी, आशा जी, वो फुल फोर्स में गा रहे थे उस वक्त। और मेरे आने के पहले और भी कुछ सिंगर्स थे जो काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, काफ़ी लोग गा रहे थे और काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश थे। और उन दिनों सबसे बड़ी जो बात है कि हमें मीडिया की कोई हेल्प नहीं मिलती थी जी। मीडिया हाइप जो आज एक गाना किसी कलाकार का पॉपुलर हो जाता है तो उस एक गाने के बूते पर वो मीडिया उनको हाइप कर करके एक स्टार के लेवल तक पहुंचा देते। और प्री रिलीज पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा। तो हमें मीडिया हेल्प नहीं थी बिल्कुल। हमें जो भी करना था अपने गाने के थ्रू, बल्कि हमारा चेहरा ही पहचानते नहीं थे लोग बहुत सालों तक जी। क्योंकि टीवी का और ज्यादा पब्लिसिटी का उन दिनों चलन नहीं था। जो भी हम मतलब मैं कहूंगी कि रेडियो ही एक माध्यम था जिसके थ्रू हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती थी और लोग हमारी आवाज पहचानते थे। पहले शक्ल तो कुछ लोग पहचान भी लेते थे लेकिन ज्यादातर नहीं जी। तो बहुत ही मुश्किल था किसी नई आवाज को एक्सेप्ट करना उन दिनों में। एक नामुमकिन सा एक काम था। मतलब पायल की झनकार फिल्म में कुछ गाया था आपने, और सोलो जो आपका बड़ा फर्स्ट है वो हमारी बहू अलका। पायल की झनकार में मैंने कुछ 3-4 लाइनें गाई थी क्योंकि इट वाज नॉट अ फुल सॉन्ग जी। एक सिचुएशन थी जहाँ कुछ उनको डांस के स्टेप्स हीरोइन को करने थे। 3-4 लाइनें थी, सेमी क्लासिकल टाइप का गाना था। और वो उसको मैं कह सकती हूँ, उसको मतलब अगर पूरा गाना नहीं कह सकती हूँ, 2 पंक्तियां 2-3 पूरा गाना तो हमारी बहू अलका। हमारी बहू अलका, इत्तेफाक से फिल्म का नाम भी हमारी बहू अलका था जी। तो वो जो उसके लिए मुझे राजेश रोशन जी ने खास तौर से कैलकाटा खबर भेजकर मुझे वहां से बुलवाया था। मैं उन दिनों वहीं थी, स्कूलिंग मेरी चल रही थी, तो मैं चली जाती थी स्कूल अपना अटेंड करती थी, छुट्टियों में बॉम्बे आ जाती थी। मेरे पेरेंट्स ले आते थे मुझे। तो वो गाना उन्होंने खास तौर से बुलाया मुझे कैलकाटा। वो पहला मेरा प्रॉपर फुल सॉन्ग फिल्म का, मैं कह सकती, हिंदी फिल्म का मतलब। तुम रहेंगे अकेले वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ, छोटा सा घर नदिया किनारे, सुबह सवेरे पंछी पुकारे, मची हो सांसों में हलचल हमेशा, जब तो बदन एक होंगे वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ। इस गाने को कुछ पहचान मिल पाई थी क्या? नहीं, ये गाना कुछ ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था जी। लेकिन ये है कि इस गाने को जब मैंने रिकॉर्ड किया तो बहुत से लोगों ने मेरी आवाज सुनी वहाँ। जैसे रिकॉर्डिस्ट ने सुनी मेरी आवाज, उन्होंने, हमारे रिकॉर्डिस्ट उन दिनों थे, ये फेमस स्टूडियो में हुआ था गाना रिकॉर्ड, फेमस स्टार देव, और वहाँ पर भंसाली बाबा हमारे बहुत पुराने रिकॉर्डिस्ट, बहुत वेटरन, उन्होंने काफी लोगों से जिक्र किया कि बहुत अच्छी आवाज है। और भी जिन लोगों ने सुना वहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो क्या है, उस गाने से बहुत से लोगों ने नोटिस किया कि ये वॉइस एक बहुत अच्छी आई है, ऐसे लोगों ने महसूस किया। लेकिन उस पर्टिकुलर गाने को ज्यादा शोहरत नहीं मिली जी। अलका जी, ये जो दौर था 80s शुरू हो रहा था और आपका करियर, आपके आने की खबर फैल गई थी जैसे कि आपने बताया। इससे पहले की बात है क्या, जब आप आई और कल्याण जी भाई से मिली? कल्याण जी भाई से को जब मैं मिलने गई थी पहली बार, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं फ्रॉक पहन के गई थी तो उनको पहले उन्होंने देख के सोचा कि ये बच्ची क्या करने, मतलब कोई यहाँ खेलने आई है, क्या करने आई है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि कोई एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी भाई से, और मेरे पेरेंट्स लेके गए उनके म्यूजिक रूम पर। तो उन्होंने बोला अच्छा गाना सुनाओगी, मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला अच्छा गाओ, गाना सुनाओ। तो मैं खड़ी हो गई और गाने लगी। तो उन्होंने बोला कि खड़े क्यों हो गई, बैठ के सुनाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बैठ के नहीं गा सकती, मुझे
मैं खड़े होकर ही मैं गा सकती हूँ। तो वो काफ़ी साल बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि वो सोचने लगे कि ये लड़की मतलब कहती है कि मैं खड़े होकर ही गाऊंगी, बैठ के नहीं गाऊंगी। तो बड़े उन्हें वो बात बहुत अम्यूजिंग लगी थी और वो हंसते थे बाद में याद करके इस बात को। जी जी। तो उनसे पहले काफ़ी मुलाकातें हुई कल्याण जान जी भाई से, और उन्होंने काफ़ी गाइड भी किया, उनके साथ कुछ शोज़ भी मैंने किए। लेकिन उनके अंडर जो रिकॉर्डिंग जो मैंने की वो मैंने काफ़ी आगे जाके की। वो गाना एक्चुअली वो उस गाने से मेरी पहचान मैं कह सकती हूँ बनी। और वो गाना शायद याद दिला दूं सबको, मेरे अंगने में का गाना है तुम्हारा क्या काम, जो राखी जी पर फिल्माया गया था। जी हाँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई थी इसी दौर में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी मुलाकात हुई थी इसी दौर के आसपास। उन्होंने कुछ खास सलाह आपको दी थी, या तो अभी गा लो यार? नहीं, उन्होंने कहा था कि क्या उन दिनों ये चलन था, मतलब खैर वो चलन तो आज भी है, डबिंग का, कि जब कोई नई आवाज आती थी तो वो उस आवाज को ट्राई करने के लिए, कि उनकी माइक टेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, वॉइस टेस्टिंग, कि कोई गाना अगर रिकॉर्ड होने वाला है, कोई बड़ी फिल्म का गाना रिकॉर्ड होने वाला है, और नॉर्मली उन दिनों तो लता जी, आशा जी ही ज़्यादा गाती थी। तो अगर सपोज लता जी इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो एक न्यू वॉइस में सिर्फ म्यूजिक ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक डमी वॉइस में गाना रिकॉर्ड कर लेते थे, और बाद में वो वॉइस का जो ट्रैक है वो लता जी से बाद में गवाल, जब वो फ्री व्हेन शी वाज अवेलेबल। तो ये डबिंग का काम मेरे पहले जो सिंगर्स आई हैं, अनुराधा जी और कविता जी ने भी काफ़ी कुछ डबिंग गाने लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। और फिर कभी क्या होता था कि कोई प्रोड्यूसर जब गाना रिकॉर्ड हो गया, वो अगर उन्हें अच्छा लगा गाना सुनने में, तो बोला कि अच्छा खासा है गाना, लेट्स कीप रिटेन दिस। इस तरह से इनके काफ़ी गाने रह गए, तो इस तरह से इन्हें चांस काफ़ी कुछ मिल गया। तो लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बोला कि आपसे पूछना चाहता था मैं कि अगर कोई गाना डबिंग के लिए गाना हो तो आप गाएंगी, मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए ये हमारी जो अनुराधा जी और कविता जी ने ये ऐसे डबिंग करते करते ये लोग आज मेन प्लेबैक सिंगर्स बन गई हैं, प्रॉपर सिंगर्स बन गई हैं। आपका भी ये एक अच्छा तरीका है, लोग सुनेंगे आपकी आवाज़। और तो मैंने लक्ष्मी जी से बोला कि नहीं, मैं तो डबिंग के लिए नहीं गाना चाहूँगी, और मैं 2 लाइन भी अगर गाऊंगी तो फिर उन 2 लाइन से मुझे अटैचमेंट हो जाएगी, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ हो गई अगर वो लाइन इरेज हो गई। तो बेशक आप मुझे ना गवाएं, अभी जब आप सही समझें तब गवाएं, मैं इंतज़ार करूंगी सालों तक अगर करना पड़ा तो, पर मैं डबिंग के लिए नहीं गाऊंगी। अब जो मैं गाऊं वो रहना चाहिए, मतलब। तो मुस्कुराए और बोला अच्छा ठीक है। उसके काफ़ी जल्दी ही बाद ही उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, और वो भी इस बात को याद करके बहुत हंसते थे और कहते थे कि इतनी छोटी सी लड़की थी, लेकिन उसका जो दिमाग था, उसको पता था कि आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दिस। शी वाज वेरी श्योर कि मुझे डबिंग के लिए नहीं गाना है, चाहे उसमें मेरा फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो एक वो वाकया याद आता है मुझे काफ़ी। जी। लक्ष्मी जी के लिए उसके बाद आपने जो मशहूर दौर में कौन सा गाना पहला गाया? प्यारेलाल जी के काफ़ी मैंने गाने गाए, बल्कि तेजाब से पहले की बात, तेजाब के पहले भी कई गाने मैंने गाए उनके। और एक सही माने में मैं कहूँगी, एक जो आवाज़ मेरी, मैं जो उसके पहले जो रिकॉर्डिंग करती थी, मैं बहुत नर्म गाती थी। तो एक आवाज़ को क्या कहते हैं ना, एक माइक पर जो फेंकने का की जो टेक्निक है, कि आप जो गाएं लफ्जों को मारिए माइक के ऊपर फुल थ्रो के साथ, फुल थ्रो और ओपन थ्रोटेड, फुल थ्रोटेड गाना, वो मैंने लक्ष्मीकांत, क्योंकि उनका बहुत हेवी ऑर्केस्ट्रा होता था। जी। अब बताएंगी कि ये क्या हमारे श्रोताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है, मतलब इंडस्ट्री के लोग तो समझते हैं, आवाज की दुनिया के लोग जानते हैं कि कम थ्रो क्या होता है और फुल थ्रो क्या होता है। आवाज की एक होता है आवाज चुरा के गाना, जी, अंदर ही अंदर गाना। हाँ, मतलब आप अपनी जो फुल कैपेसिटी है आवाज की, उसको उभरने नहीं दे रहे हैं। और तो क्या होता है उसमें, अगर आप चुरा के गाएंगे तो एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है वैसे ही गाने की। फिर आप अगर फुल थ्रोटेड गाना भी चाहें तो आप नहीं गा पाएंगे, तो झमाझम गाने नहीं हो सकते। हाँ, वो बिल्कुल जो एक
टा ठा करके जो एक आनी चाहिए ना आवाज। और लक्ष्मीकांत प्यारा के गाने हमेशा बहुत, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बहुत हैवी होता था, तो आवाज पूरी उसके ऊपर उभर के आने के लिए बहुत जोर से वो चाहते थे कि आवाज पूरी तरह से मारो। पहले जो मैं गाने गाया कर, जैसे मैंने समझ लीजिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी गाना, अगर समझ लीजिए 1 2 3 की मिसाल ही ले लेते हैं हम। अब अगर ये गाना मैं गाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये गा रही हूँ वैसे ही उसी सुर में उसी उसमें, लेकिन ये है कि इसमें फोर्स नहीं है, पंच नहीं है आवाज में जी, और ये आवाज चुरा के गा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नरम नरम मत गाओ, पूरा आपकी जो फुल है आवाज वो, तो बोला अब बोलिए हाँ, फिर मैंने उस तरह से गाया हाँ, अभी आप इसी आवाज में गाइए। बातचीत के जरिए हमने विविध भारती परिवार की ओर से अलका जी को ढेर सारी बधाइयां दी और फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं अलका याग्निक के सुनहरे सफर के लिए। ममता जी, ये सैनिटाइजर क्यों लाई हैं आप? हम सब जानते हैं सैनिटाइजर हम क्यों लाए हैं, लेकिन एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। ये सैनिटाइजर इसलिए लाए हैं कि अब जो कोरोना नाम का एक वायरस जो घातक रूप में सबको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, उससे निपटने के कुछ उपाय हैं जिसके तहत हम सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार साबुन से हाथ धोते हैं और मास्क पहन के घर से निकलते हैं। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस भी रखनी है। बहुत सारी सावधानियां हैं, इन्हें जरूरी तौर पर अपनाना है क्योंकि कोरोना से हमें सब लोगों को बचाना है। तो इसी बात के साथ अब विविधा का ये अंक हम खत्म करने जा रहे हैं। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत यूनुस खान और ममता सिंह को। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।